शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जबलपुर से मिल रही है, जहां लॉन्ग प्रूफ रेंज से 3 एंटी टैंक बम चोरी हो गए हैं। सेना के अधिकारियों ने खमरिया थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस और सेना के अधिकारी मामले की जांच में जुटे हुए हैं। खमरिया फैक्ट्री में ये एंटी टैंक बम तैयार किए गए थे। एलपीआर में टेस्टिंग के लिए लाए गए बम चोरी होने से हड़कंप मच गया है। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, लॉन्ग प्रूफ रेंज से 3 एंटी टैंक बम चोरी हो गए हैं। सेना के अधिकारियों ने खमरिया थाने में मामला दर्ज करा दिया है। पुलिस और सेना के अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। उन तक पहुंचने की कोशिश जिन्होंने लॉन्ग प्रूफ रेंज से इन एंटी टैंक बमों को चोरी किया है। खमरिया फैक्ट्री में ये एंटी टैंक बम तैयार किए गए थे। एलपीआर में टेस्टिंग के लिए लाए गए थे बम, और यहां से चोरी होने के बाद अब हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों में भी यह हड़कंप मचा हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता करण मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। करण, ये सुरक्षा पर सवाल है कि लॉन्ग प्रूफ रेंज से 3 एंटी टैंक बम चोरी हो जाते हैं और अब मामले का खुलासा हुआ है। अब मामले की तफ्तीश की जा रही है। देखिए, बिल्कुल ये जिस तरीके से सुरक्षा में सेंध का जो मामला सामने निकल कर आया है, ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जो है वो रक्षा संस्थान के अंतर्गत आता है और पूरी तरह से प्रतिबंधित क्षेत्र है। बहरहाल इस पूरे क्षेत्र में कोई भी आम व्यक्ति की आना जाना पूरी तरह से रोक है। उसके बावजूद भी जो प्रयोगशाला है, उस प्रयोगशाला में किसी व्यक्ति के द्वारा जो जाली है, ग्रिल रहती है, उस ग्रिल को तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद उसमें वो दाखिल होता है। दाखिल होने के बाद उसमें से वो 3 जो बम हैं, उन बम के खोलों में से बारूद को बाहर निकालता है और उसके बाद बाहर सामान्य रूप से निकल जाता है। बहरहाल हमारी जो पूरी बातचीत करने का प्रयास हम लोगों ने किया था, खमरिया लॉन्ग प्रूफ रेंज के जो अधिकारी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पूरे घटनाक्रम 19 फरवरी की रात का है, लेकिन चूंकि वो इंटरनली इस पूरी बात को जांचने में जुटे हुए थे कि कहीं ये नदारत तो नहीं हुए। बहरहाल जो स्थिति सामने निकल कर आई है, उसके बाद खमरिया थाने में जो सूबेदार शंकर सिंह है, उनके द्वारा आईपीसी सेक्शन 457 और 380 में ये पूरा मामला दर्ज कराया है। और इसकी पुलिस तो अपनी जांच में जुटी हुई है, लेकिन सेना जो रक्षा संस्थान के जो लोग हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनको दिल्ली अमले तक पूरी इस बात की जानकारी दी गई है। और इसके चलते रक्षा मंत्रालय ने सीधे तौर पर इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। विभागीय जांच इसके लिए अधिकारी तैनात किए गए हैं, जो अभी बिल्कुल। तो अधिकारी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले को लेकर जल्द से जल्द खुलासा हो सके, उन चोरों तक पहुंचा जा सके। यही वजह है कि मामले को दर्ज कराया गया है, शिकायत की गई है। तो पुलिस और यहाँ पर मौजूद अधिकारी लगातार इस जांच में जुटे हुए हैं। बहुत धन्यवाद करण, आपका तमाम जानकारी के लिए। और एक और अहम खबर आपको बताते हैं, महंगे पेट्रोल, डीजल और गैस की मार झेल रहे मध्य प्रदेश वासियों को महंगाई का एक और झटका लगने वाला है, क्योंकि सूबे की शिवराज सरकार जल्द ही बसों का किराया बढ़ाने जा रही है। 1 मार्च से यात्री बस का किराया बढ़ेगा। ये बयान खुद मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दिया है। गोविंद सिंह ने कहा कि लंबे समय से बस ऑपरेटर्स किराया बढ़ाने की मांग कर रहे थे और सीएम शिवराज से चर्चा के बाद किराया बढ़ाने पर फैसला हुआ है। किराया बढ़ाने का आश्वासन मिलने के बाद बस ऑपरेटर्स ने प्रदेश में कल से प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित भी कर दिया है। बस यात्रियों पर अधिक बोझ भी ना आए और बस मालिकों की जो बहुत पुरानी मांग है, उसका रास्ता भी निकल आए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी सहमत हैं और उन्होंने कहा है कि 1 तारीख से बस का किराया जो भी उचित होगा, वो यात्रियों के और बस मालिकों का बीच में ध्यान में रखते हुए 1 तारीख से किराया बढ़ा दिया जाए। प्रदेश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने में जुटी हुई है और इन्हीं को लेकर सत्ता में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के नेतृत्व में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट का घेराव करते वक्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हो गई। कांग्रेस का कहना है कि अगर सरकार महंगाई को रोकने में कामयाब नहीं हुई तो बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ने कहा है कि प्रदेश सरकार का ध्यान महंगाई कम करने पर बिल्कुल भी नहीं है और इसलिए उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है।
मध्य प्रदेश में बिजली विभाग के एक फैसले के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस एक साथ खड़े हो गए हैं। दरअसल बिजली विभाग ने बकायेदारों के बैंक खाते सीज करने का फैसला किया है, जिसको लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने पूछा है कि आखिर बिजली विभाग किस हैसियत और अधिकार से लोगों के बैंक खाते सीज कर रहा है। तो वहीं बीजेपी ने भी विपक्ष के सुर में सुर मिलाते हुए बिजली विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो अधिकारियों की मनमानी नहीं चलने देंगे। बिजली बिल लेने के और भी कई तरीके हैं, लेकिन बैंक खाते कतई सीज नहीं होने दिए जाएंगे। कोई रिश्वत खाई है क्या किसी उपभोक्ता ने? कोई लूट की है क्या? भ्रष्टाचार किया है क्या? आज आपके अगर मान लीजिए अतिरिक्त बिजली के बिल भरने की स्थिति में नहीं है, आपने उसकी संपत्तियां कुर्क करने का कर रही है आज सरकार। ये वही शिवराज सिंह जी हैं जो कह रहे थे कि मैं खुद कनेक्शन आके जोड़ दूंगा, आज संपत्ति कुर्क करवा रहे हैं। और ये सीज करने के पावर कहाँ से? इनकम टैक्स है क्या बिजली विभाग? क्या बिजली विभाग ईडी हो गया है? ये क्या तरीका हो, क्या तमाशा है? ये एक राजनीतिक गुंडागर्दी चल रही है इस प्रदेश। रेवेन्यू लेने के और भी तरीके हैं। मैं नहीं कह रहा कि रेवेन्यू नहीं लेना चाहिए, रेवेन्यू लेना चाहिए। निश्चित रूप से बहुत गलत तरीका होगा अगर इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। नहीं, सरकार तो सब देखेगी। ये अधिकारी जो कुछ लोग उत्साही लाल के रूप में जो काम कर रहे हैं, ये उत्साही लाल के जो अधिकारी उत्साह के साथ हैं, इनको ठीक करना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में सारी बातें हैं, सरकार उस पर निर्णय करेगी, बहुत जल्द ठोस निर्णय करेगी। आर्थिक संकट से जूझ रही शिवराज सरकार ने आज विधानसभा में बजट की कमी स्वीकार की। सरकार ने माना कि बजट की कमी के चलते रायसेन में संबल के हितग्राहियों को सहायता राशि नहीं मिल सकी। दरअसल बीजेपी विधायक रामपाल सिंह ने रायसेन में हितग्राहियों के लंबित मामलों का मुद्दा उठाया। साथ ही पूछा कि संबल योजना के तहत नए हितग्राहियों के रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो रहे हैं, जिस पर खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने बजट की कमी की बात कहते हुए लंबित मामलों की जानकारी दी। बृजेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत रायसेन में अनुग्रह सहायता के 451 और प्रसूति सहायता के 39 मामले पेंडिंग हैं, जिन्हें पर्याप्त बजट के बाद ही भुगतान हो सकेगा। तो वहीं नए हितग्राहियों के रजिस्ट्रेशन के सवाल पर मंत्री ने सदन में जानकारी दी है कि अप्रैल 2018 से मई 2018 तक के रजिस्ट्रेशन हुए थे और उसके बाद से संबल योजना के रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं। बजट सत्र से पहले विधायक दल की बैठक में सीएम शिवराज ने बीजेपी विधायकों को साफ निर्देश दिए थे कि सदन में मंत्रियों को ना घेरें, ऐसे सवाल ना पूछें कि जिससे विपक्ष को मुद्दा मिले। लेकिन आज सदन में बीजेपी विधायक यशपाल सिसोदिया ने अपनी ही सरकार से सवाल किया। यशपाल सिसोदिया ने पूछा कि मंदसौर और नीमच जिले में गेहूं और खाद को सोसाइटी तक पहुंचाने में हेराफेरी सामने आई थी और इस मामले में सहकारिता विभाग ने क्या कार्रवाई की है, जिस पर जवाब देते हुए सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि सोसाइटियों के प्रबंधकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, एफआईआर हुई है। जांच के लिए कल तक कमेटी का गठन करेंगे। कमेटी से 3 महीने में जांच करा ली जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अरविंद सिंह भदौरिया के मुताबिक दोषियों की संपत्ति कुर्क करके पैसों की भरपाई की जाएगी। इसमें भारत सरकार की सब्सिडी भी है। कुल मिलाकर के 4 करोड़ रुपए की राशि का यह गबन घोटाला है। 3-3.5 करोड़ रुपए की राशि अनुदान को छोड़ करके ठेकेदार से प्राप्त कर ली गई है, वसूल कर ली गई है। और ये जो गबन घोटाला हुआ ये बहुत कम समय का है। मैंने माननीय मंत्री जी से कहा कि बहुत लंबे समय से अगर ये गोरखधंधा चल रहा है तो आपको एक उच्च स्तरीय दल का गठन करना होगा। और मुझे आश्वासन मिला कि आने वाले 3 महीनों में तीनों विभाग की क्या भूमिका रही इस घोटाले में, इस हेराफेरी में, उसको भी उजागर किया जाएगा। उसमें से 3 करोड़ 27 लाख रुपए हमने उनसे वसूली कर लिए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, उनकी संपत्ति को भी राजसात करेंगे। लगभग 1.25 करोड़ रुपए बचे हुए हैं, वो भी वसूल करेंगे, संपत्ति कुर्क करके करेंगे। सहकारिता में नहीं हो सकती तो हम प्रशासन कलेक्टर के द्वारा करेंगे। इसके अलावा उसमें एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बना दी गई है। 3 महीने में भी इस पूरी जांच को कंप्लीट करेंगे क्योंकि माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। एमपी विधानसभा के बजट सत्र में पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिए फर्जी चिटफंड कंपनियों का मुद्दा उठाते हुए सरकार को घेरा। गोविंद सिंह ने आरोप लगाया कि फर्जी चिटफंड कंपनी के संचालक लोगों को लूट रहे हैं, लेकिन प्रदेश में माफिया के खिलाफ अभियान के नाम पर ढकोसला किया जा रहा है। गोविंद सिंह के मुताबिक कई साल से चिटफंड कंपनी संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है।
लेकिन आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और अगर अब भी कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस जनता के साथ प्रदर्शन करेगी। तो वहीं गोविंद सिंह के आरोपों पर सदन में सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने ईओडब्ल्यू से जांच करवाने का भरोसा दिया है। मध्य प्रदेश की सरकार के मुखिया शिवराज सिंह का माफियाओं के विरुद्ध अभियान ढकोसला है। बरसों से 20-20 साल पहले से एफआईआर है, आज तक गिरफ्तारी नहीं हो रही, क्योंकि चिटफंड माफिया लोग पुलिस को लेन देन के मामला दबा देते हैं। 2 महीने अमल कर नहीं होगा तो जनता के लिए पूरे प्रदेश में चिटफंड फर्जी चिटफंड कंपनियों के खिलाफ जन संघर्ष का आह्वान भी कर। इस पर एक जांच दल का गठन कर दिया। अभी एक भोपाल से भी इस पर एक जांच दल बना के हम भेज देंगे। टाइम बाउंड कम समय में भी इसकी जांच करा के इस पर कार्रवाई करेंगे। चिटफंड कंपनियों में जो धोखाधड़ी हुई है उन सब के वसूली करके एक कार्यक्रम करके उन सब के खाते में भी पैसा डालेंगे। जिन बेचारे गरीब लोगों का ये धोखेबाज लोग षड्यंत्र करते हैं, धोखेबाजी करते हैं। अलीराजपुर के जोबट से कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया ने एक बार फिर अपनी जान को खतरा बताते हुए शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। कलावती भूरिया ने पूर्व बीजेपी विधायक नागर सिंह चौहान पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। कलावती भूरिया का आरोप है कि विधानसभा चुनाव हारने के बाद सेनागर सिंह चौहान उन्हें लगातार धमकी दे रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने सीएम को पत्र भी लिखा है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कलावती भूरिया ने सुरक्षा नहीं मिलने पर धरना देने की चेतावनी दी, तो वहीं सीएम ने कलावती भूरिया को सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। सीएम शिवराज सिंह ने सदन में कहा कि हर व्यक्ति की सुरक्षा का दायित्व सरकार का है और विधायक किसी भी दल का हो, उसकी सुरक्षा की गारंटी सरकार की है। लगातार मेरे क्षेत्र में आके लोगों को परेशान भी किया जा रहा और मुझे खुली धमकी दी जा रही कि कलावती भूरिया को रोड पे मिलेंगे तो निपटाएंगे, मंच पे मिले तो निपटाएंगे और हाथ पैर भी काटेंगे। इस तरह से लगातार धमकी आ रही है। और उसके बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र से उनको मैंने मेरा अनुरोध भेजा। माननीय डीजीपी साहब और हमारे आईजी डीआईजी साहब, नीचे कलेक्टर, हमारे एसपी, सबको मैंने शिकायत करी, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये डिजिटल जमाना है, गड़े मुर्दे उखड़ते देर नहीं लगती। नेताजी भले ही कोई बयान देकर भूल जाएं और उसे बीती बात समझ बैठें, लेकिन एक वायरल वीडियो पूरी दुनिया का वो बयान याद करा देती है। कुछ ऐसा ही हुआ गोडसे की पूजा करने वाले और हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन करने वाले बाबूलाल चौरसिया के साथ। कांग्रेस ज्वाइन करते ही उनके सुर बदल गए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि गोडसे की पूजा उन्हें अंधेरे में रखकर करवाई गई। कांग्रेस में उनकी घर वापसी हुई है। नेताजी के इस बयान के ठीक बाद एक पुराना वीडियो भी वायरल हो गया, जिसमें बाबूलाल कहते नजर आ रहे हैं कि बाबूलाल चौरसिया जिएगा तो हिंदू महासभा में, मरेगा तो हिंदू महासभा में। ये बाबूलाल चौरसिया यहाँ पे आया है, उधर जो है शकल दिखाने नहीं जाएगा, हिंदू महासभा में रहेगा, यही मरेगा। आपका जो आदेश होगा हिंदू महासभा के हमारे नेताओं का, बाबूलाल चौरसिया उसी रास्ते में चलेगा। चाहे कितने भी क्रिमिनल आएंगे, कितने भी लालच आएंगे, बाबूलाल चौरसिया जगेगा नहीं, हिंदू महासभा के लिए काम करेगा। हिंदू महासभा के लिए ताकत और बनवाएगा और जो हमारा मुकाम था हिंदू महासभा का, भाई हम जाकर फिर पहुंचेंगे। आप देखना, समय बताएगा। अभी कहने से ऐसे घटनाक्रम रहते थे जो मेरी आत्मा जो गवारा नहीं करती थी। इसी तरह से एक बार अंधेरे में रख कर के और मुझसे न बताते हुए जो है इन्होंने उस टाइम जो है वो मूर्ति जो है रख कर के और मेरे से जो है लोटे से पानी डलवा दिया। मैंने 5 साल जो है हिंदू महासभा में रह कर के कार्यकाल पूरा करके और मैंने बस हाथ जोड़ लिए और मेरी आत्मा जो है खलबला रही थी जो है कि मैं अपने घर में वापसी करूं। गोडसे भक्त बाबूलाल चौरसिया को कांग्रेस में शामिल किए जाने का विरोध शुरू हो गया है। विरोध के स्वर बाहर से नहीं बल्कि कांग्रेस के अंदर से ही मुखर होने लगे हैं। एमपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने ट्वीट कर बाबूलाल चौरसिया को कांग्रेस में शामिल करने पर नाराजगी व्यक्त की। अरुण यादव ने हैशटैग महात्मा गांधी अमर रहे के साथ ट्वीट करते हुए लिखा, बापू हम शर्मिंदा हैं।
मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव मार्च में नहीं होंगे, ये संकेत मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने दिए हैं। बीपी सिंह ने कहा है कि चुनाव वेट कर सकते हैं लेकिन परीक्षाएं नहीं। राज्य निर्वाचन आयुक्त के बयान के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि निकाय चुनाव 18 मई के बाद हो सकते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 10वीं की परीक्षाएं 30 अप्रैल से 15 मई तक होंगी, तो वहीं 12वीं की परीक्षाएं 1 मई से 18 मई तक चलेंगी। ऐसे में निकाय चुनाव की तारीखें 18 मई के बाद हो सकती हैं। आपको बता दें कि अधिकतर पोलिंग बूथ स्कूलों में ही होते हैं। बीपी सिंह ने भी अपने बयान में कहा कि चुनाव की तारीखें तय करते समय त्योहार और परीक्षाओं का ध्यान रखा जाता है। हमारे अधिकांश पोलिंग बूथ जो हैं वो विद्यालयों में होते हैं, तो अगर परीक्षा होने वाली है तो वोटिंग ही नहीं होगी, तो इस तरीके की वोटिंग हम थोड़े ही कराएंगे। एग्ज़ाम रोक के थोड़ी वोटिंग हो सकती है। ठीक है सर, कौन से मंथ हो सकता है नहीं बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते क्योंकि हम जैसे डेट बताएंगे वैसे आचरण संहिता लागू हो जाएगी। सही बात है। इसलिए हम लोग कभी तिथि की बात नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि लगातार वो जनता के साथ ज्यादती कर रही है और चुनाव आयोग के ऊपर किसका दबाव है ये सब जानते हैं। और उनको पता है कि आज की तारीख में चुनाव होने का मतलब ये है कि जो मध्य प्रदेश की जनता हो चाहे अन्य प्रदेशों की, सब करा रही है महंगाई से। पेट्रोल, डीजल और रसोई जैसी कीमतें जो अचानक लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, जबकि शर्मनाक है कि आसपास के देशों की कीमतें। बच्चों का भविष्य बहुत सुरक्षित रहे इसलिए आवश्यक है। चुनाव तो होना चाहिए, चुनाव का भी समय सरकार तय करेगी, निर्वाचन आयोग तय करेगा, लेकिन बच्चों की पढ़ाई सर्वोपरि है क्योंकि बच्चे पिछले 1 साल से स्कूलों में नहीं जा रहे। इसलिए कोरोना के संक्रमण को देखते हुए और बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए, परीक्षाओं को देखते हुए यदि निर्वाचन कार्य आगे बढ़ाया जाता है तो मैं समझता हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। जबलपुर हाईकोर्ट में बेसहारा बुजुर्गों के मामले में दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगते हुए पूछा है कि प्रदेश में अब तक कितने पुअर हाउस बनाए गए हैं और उनमें व्यवस्था कैसी है। हाईकोर्ट से सरकार से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। गौरतलब है कि प्रदेश में बेसहारा बुजुर्गों के लिए सरकार क्या कर रही है, इस पर जनहित याचिका दायर की गई है। आपको बता दें कि बेसहारा बुजुर्गों को लेकर मामला तब सामने आया था जब इंदौर में कचरा गाड़ी में बुजुर्गों को ले जाने की घटना सामने आई थी और तभी से प्रदेश में सियासी पारा भी चढ़ गया था। इस मामले में अब 25 मार्च को अगली सुनवाई होनी है। वहीं खंडवा में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों ने जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर कार्यालय में धरना दिया। अभिभावकों का आरोप है कि निजी स्कूल लॉकडाउन की वजह से 3 महीने तक बंद थे और उन्हें स्कूल फीस माफ करनी पड़ी थी, लेकिन अब वो ट्यूशन फीस बढ़ाकर वसूल रहे हैं। पालक संघ ने कलेक्टर से मांग की है कि निजी स्कूलों की मनमानी को रोकते हुए ट्यूशन फीस निर्धारित की जाए। तो वहीं कलेक्टर ने भी शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि वो पिछले 5 साल की स्कूलों की ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर ही ट्यूशन फीस निर्धारित करें। प्रशासन ने पालकों को भरोसा दिलाया कि निजी स्कूलों की मनमानी को रोका जाएगा। फीस देने के लिए कोई भी मना नहीं कर रहा, गरीब भी फीस दे रहा है क्योंकि आपको भी आगे टीचर्स को पे करनी है, पर आप वो सिर्फ ट्यूशन फीस लीजिए। पर ट्यूशन फीस के नाम पे अगर आप पूरी फीस लेंगे और ये बोला जाएगा कि आपको हॉल कार्ड नहीं मिलेगा या आप बैठ नहीं पाएंगे, तो हम लोग भी इन्हीं के साथ खड़े हैं। पालक फीस देने को मना नहीं कर रहा है, पालक बोल रहा है ट्यूशन फीस तो निर्धारण हो, और वही हमने कलेक्टर साहब और जिला शिक्षा अधिकारी से भी निवेदन किया है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम इसके बाद क्रमबद्ध आंदोलन चलाएंगे। सबसे पहले तो हम डीओ साहब का पुतला फूकेंगे, उसके बाद पालक अपने बच्चों की फीस भरने के लिए सड़कों पे निकलेगा भीख मांगने के लिए। हम कहाँ निजी स्कूलों के संबंध में अलग अलग तरह से कुछ 2-4 स्कूलों की शिकायत की है। वो शिकायत जो है जिला शिक्षा अधिकारी को जाँच के लिए दी है और कलेक्टर साहब ने निर्देशित भी किया है उनको कि उसको यथोचित कार्रवाई करे उस पर। जबलपुर में टैक्सी ऑपरेटर्स ने कैब सर्विस कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया और काली पट्टी बांधकर रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। टैक्सी चालकों ने कैब सर्विस कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। दरअसल टैक्सी चालकों का कहना है कि शुरुआत में कंपनी ने उन्हें कई तरह की स्कीम बताई थी, लेकिन उन्हें किसी भी स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है, जिसमें मिनिमम बिजनेस गारंटी सबसे अहम है। वहीं टैक्स चालकों का कहना है कि
पहले प्रति राइड कंपनी उनसे 15% चार्ज करती थी और शहर के बाहर जाने पर 10%, लेकिन कंपनी ने एकदम से इससे बढ़ाकर 20% कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कंपनी ग्राहकों से लेने वाले किराए को वही रखे जो उसने 2014 में रखा था। कंपनी के ऐसे ही नियमों से उन्हें नुकसान हो रहा है। तो वहीं सैकड़ों कैब ऑपरेटर्स का पैसा भी इन कंपनियों में फंसा है, जिसे वो वापस चाहते हैं और इसी की शिकायत करने करीब 300 टैक्सी ऑपरेटर्स कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। 18 तारीख से हम लोग अनशन पे बैठे थे। आज तक कभी तक कोई उनकी तरफ से फीडबैक नहीं आया, तो आज हम लोगों ने अनशन निकाला कि कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। जो रेट ओला उबर का पहले था वही रेट है और ना ही उनका एक MBG प्लान चलता था, वो भी कोविड-19 के बाद से बंद कर दिया है। इसके कारण हम लोगों ने रेट भी कम है उनके, तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते देखते हुए हम लोग आज ये मजबूरी में अनशन निकाले हैं। शहडोल में अवैध कोयला उत्खनन मामले में 2 खनन माफियाओं पर NSA के तहत कार्रवाई की गई। कबाड़ कोल माफिया बद्री पांडे और बिट्टन सिंह के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई। दोनों आरोपियों पर अवैध उत्खनन के लंबे वक्त से आरोप लग रहे थे, जिसको लेकर प्रशासन लगातार नजर रख रहा था। अवैध कोयला उत्खनन और पर्यावरण को होने वाली क्षति के आधार पर इनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 के तहत कार्रवाई की गई है। जिले में यह पहला मामला है जब अवैध खनन के मामले में रासुका की कार्रवाई की गई हो। इससे पहले जिला प्रशासन ने 24 जनवरी को अमलाई में कार्रवाई करते हुए आरोपी बद्री पांडे का अवैध निर्माण तोड़ा था। उसके घर के सामने का हिस्सा और अवैध रूप से बनी दुकानों को जमींदोज कर दिया था। माफिया बद्री पांडे के खिलाफ 14 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। बिट्टन सिंह भी अवैध उत्खनन में लंबे वक्त से सक्रिय है। बिट्टन सिंह जो कि कुख्यात खनन माफिया था, जिसका NSA किया गया था, वो NSA कंफर्म हो गया। और आज बद्री पांडे जो कि एक अन्य कुख्यात कबाड़ और खनन माफिया है, उसके विरुद्ध जो है वो NSA की कार्रवाई की गई है। और आगे भी इस तरीके की कार्रवाई जो माफिया हैं यहाँ के रेत खनन जिन्होंने पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुँचाई है, उनके विरुद्ध जारी रहेगी। पन्ना में सागौन तस्करों के ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिससे तस्करों में हड़कंप मच गया। कलेक्टर संजय मिश्रा के निर्देश पर वन विभाग, टाइगर रिजर्व, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की, जिसमें तस्करों के घर से कई ट्रक सागौन की अवैध लकड़ी, जंगली जानवरों की हड्डियां बरामद हुई। लकड़ी काटने वाली 3 मशीनों को भी जब्त किया गया है। DFO के मुताबिक 5 लकड़ी तस्करों के घर पर छापेमारी की गई है। यह छापेमारी आगे भी जारी रहेगी। जानवरों की हड्डियों को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा और उसके आधार पर वाइल्ड लाइफ एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। ये 5 लोगों पे आज कार्रवाई हुई है। काफ़ी मात्रा में लकड़ी इनके यहाँ से बरामद हुई है। करीबन हमारे को 3 मशीनें मिली हैं। उसके अलावा एक अल्टो गाड़ी थी जिसमें हड्डियाँ पड़ी हुई थी आदाब शादाब के यहाँ पे। उन हड्डियों की भी अभी हम जांच करवा रहे हैं। उज्जैन में माफिया के अवैध मकान पर प्रशासन का बुलडोजर चला। महाकाल थाना क्षेत्र के बेगम बाग में निगम और पुलिस की टीम ने गांजा तस्कर सोहेल के अवैध मकान को जमींदोज कर दिया। इस दौरान आरोपी के परिजन ने विरोध भी किया। पुलिस को खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन अधिकारियों ने मामले को किसी तरह शांत कराकर कार्रवाई की। आरोपी सोहेल को 2 बार जिला बदर किया जा चुका है। करीब 24 मामले उसके ऊपर दर्ज है।